मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, हम मतलब मैं अपने आप को हम बोल रही हूँ, ज़हाक के साथ और उमर के साथ। मैं दोनों की आपको इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी क्योंकि ऑल ओवर सोशल मीडिया दोनों दिखते हैं, स्पेशली ज़हाक। किसी भी बात पे ओपिनियन लेनी हो ज़हाक को तो देनी ही देनी है अपनी ओपिनियन। कुछ भी हो जाए, देश में हो जाए, प्रदेश में हो जाए, विदेश में हो जाए, ज़हाक। मैं कहती थी ज़हाक की अभी तक आया नहीं, अभी तक वीडियो नहीं आया, ज़हाक का वीडियो आ जाता है। और उमर भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। और जिस तरीके से ही मतलब इतना ज्यादा घुले हुए हैं ये भारत की कल्चर के साथ, जो मैं इनके साथ बहुत नोटिस करती हूँ कि कल्चरली यू आर वेरी इंडियन इन द सेंस, मोर ऑफ लाइक बहुत, मैं नहीं सनातनी नहीं बोलूंगी, दैट इज फॉर सुबू ही, पर आप जैसे आपका, मैं देखती हूँ आपको शिव जी के बारे में बहुत ज्ञान है। एक इंडिक थॉट को लेकर मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है उसमें कि भाई जैसे मैं कहता हूँ हमारा सांस्कृतिक धरोहर वो हमारा, हाँ, वो आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीजें हैं। तो वो उसमें, तो आज हम बात करने जा रहे हैं। पहले तो मैं ये भी बता दूं कि आज हमने इफ्तारी इकट्ठे करी, खजूर खाया, बादाम खाए, मैंने पूरा दिन खाया। फिर जलेबी आई है। हाँ, फिर हमने रूह अफ़ज़ा वाला ये दूध भी पिया है। और साथ में बता दूं, मैंने पूरा दिन खाया है, इन दोनों ने नहीं खाया। तो ये जब आए, बट स्टिल आई वाज डाइंग टू ईट फूड मोर देन देम। थोड़ा लेट हो गए ये लोग आए, बट वी रियली एंजॉय, एंड मैं खुद ही कह रही हूँ वी रियली एंजॉयड। आई होप दे एंजॉयड इट। एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे लगता है कि रोजा का अपना एक सवाब अलग है, लेकिन जो खाना हमने खाया, आई थिंक दिस इज वाज अमेजिंग, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। तो ज़हाक, आपसे शुरू कर। मेरे को आपने अभी कहा आवाज इतनी बुलंद है, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अच्छा, आपसे बात शुरू करते हैं। मैं देख रही हूँ यूएई और ये जो वॉर हुई है, तो पहले तो मैं ये बात करूंगी यूएई पे आने से पहले, आपको लगता है ये सच्ची में अमेरिका ने जो क्लेम करता है, ट्रम्प क्लेम करते हैं कि उन्होंने रेजीम चेंज करके ह्यूमन राइट और विमेन्स राइट, और वहां पे जो इतना ज्यादा बुरा व्यवहार हो रहा था विमेन के साथ एंड कोई लिबर्टीज नहीं थी, उसके लिए वो ही वेज्ड दिस वॉर? आपको लगता है ये सही बात है? देखिए, दो चीजें होती है यहाँ पे, ये आजकल नया फैशन चल रहा है। हाँ, तो दो चीजें यहाँ पे आप जो बता रही है कि ट्रम्प का जो क्लेम है, इन शॉर्ट आप यूं समझिए कि अमेरिका का जो क्लेम है कि भैया हमें ह्यूमन राइट्स के लिए कर रहे हैं, हम जो है ये लोगों को उनका हक दिलाने के लिए कर रहे हैं, ये कुछ इनके फ्रंट्स होते हैं। और अगर एंड गोल या एंड रिजल्ट जो है प्रोडक्टिव है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर उतना बहस करके फायदा नहीं है। तब यह है कि देखिए, अगर आपको कोई चीज कैरी आउट करनी है, अब आप देखिए कश्मीर के अंदर भी जो है कुछ टेरर आउटफिट्स हैं जिन्होंने अपना नाम जो है सोशलिस्ट नाम रखा हुआ है। पहले होता था जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, और होते थे हिजबुल मुजाहिदीन। तो अब ये नाम क्या है ना, लोगों के कानों में खटक जाते हैं। तो अब वो आ रहे हैं किस तरह से, कश्मीर टाइगर्स और द रेजिस्टेंस फ्रंट, और क्या है वो, एंटी फासिस्ट फ्रंट। तो अब ये नाम कैसे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर अगर आप लगा दो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको समझ में आ गया भाई ये तो इस्लामिक है, इनका कॉज, इनका आइडियोलॉजी, इनका एंड गोल सबको पता है। मगर अब उनका एंड गोल वही रहेगा, मगर अब उसको आप पब्लिक में ऑन बुक ऑन रिकॉर्ड लोगों को बताने के लिए कि भाई हमारा जो मकसद है ना वो ये नहीं है, ये है, हम फासिस्ट से लड़ रहे हैं, हम जो है फासिस्ट ताकतों से लड़ रहे हैं, हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इनका दिखाने के बोले सिर्फ मोदी बोल दीजिए ना, क्योंकि आजकल तो फासिस्ट मतलब मोदी। हाँ, तो ये हो गया है, तो ये दिखाने के लिए एक डेफिनेशन है। तो अब अमेरिका जो कर रहा है, अब अमेरिका को भी पता है कि भाई ईरान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है पूरी, उसको डिटरेंस करके खत्म करना है। ऑब्वियसली डिसमेंटल 100% तो नहीं हो सकता, कोई भी चीज जो है 100% खत्म नहीं हो सकती, मगर आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस दिखाकर या फिर रिसोर्सेस कट ऑफ करके आप 10 साल का टाइम बाय आउट कर सकते हो। अमेरिका और इजराइल यही कर रहे हैं। और इनफैक्ट मेरा पर्सनल असेसमेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल है या ईरान है, जो इंडिया के हित में है हम उसके साथ हैं। अगर कल के दिन मोदी जी ये बोल दें कि भाई हम ईरान के समर्थन में ठहरे हैं, तो हम ठहरेंगे। अब आप बोलोगे कि भैया तो आप मोदी भक्त वाली बातें कर रहे हो, अंधा भरोसा, अंधभक्त वाली बातें कर रहे हो। बात यहाँ पे मोदी अंधभक्ति की नहीं है, बात कंट्री और कंट्री के लीडरशिप के साथ अलाइन करने की है कि आपका अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए। मतलब आपकी गाड़ी का ड्राइवर जो है वो बोल रहा है कि हम राइट मुड़ेंगे, आप जो है गाड़ी को लेफ्ट में ढकेलोगे तो केओस क्रिएट होगा। तो कंट्री की लीडरशिप और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है, वो यही बनाया है कि आप समंदर के तह में भी चले जाइए, आपको मछलियां रहेंगी, मछली का लीड रहेगा। जंगल में चले जाइए, आप झुंड होगा, झुंड का एक लीडर होगा। मधुमक्खियों को देख लीजिए, पूरा एक सिस्टम होता है, फिर उनका एक क्वीन होती है, एक लीड होता है। तो लीडरशिप और जो सब्जेक्ट्स है, इनका एक अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी होता है। इसको अनभक्ति नहीं बोलते।
ये कंट्री के लिए और सोसाइटी के लिए उनके मतलब स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। तो अगर कल के दिन मोदी जी बोल दें कि भाई हम ईरान के साथ अलाइनमेंट कर रहे हैं, ईरान के साथ हम डिफेंस डील्स कर रहे हैं, ईरान के साथ हम जो है रॉकेट्स बनाएंगे, ओके, तो हम कौन होते हैं भाई रोकने वाले, टोकने वाले? हम क्यों रोकेंगे उसमें? आज ये देख रहे हैं कि भाई इजराइल के साथ इंडिया का अच्छा बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हर बुरे वक्त में इजराइल इंडिया के साथ था। और चाहे वो आप इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात कर लीजिए, या फिर जो है वो नैरेटिव वॉरफेयर की बात कर लीजिए, या फिर आप साइबर वॉरफेयर की बात कर लीजिए, कारगिल वॉर ले लो, कारगिल वॉर, तो ये सारी चीजों में इजराइल हमेशा इंडिया का साथ रहा है। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना था, तो उस टाइम पे भी जो इंटेल आती थी वो मोसाद से ही आती थी। तो आप देखेंगे तो इंडिया के हित में कौन है, हम उनके साथ ठहरेंगे। तो अब रही बात ये कि अब ये अमेरिका जो खत्म कर रहा है ईरान को, क्या उसमें हमारा क्या लेना था? हमें भी इम्पैक्ट होता है इस चीज का, क्योंकि ऑयल रूट्स, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वहीं से है, मैरीटाइम कंट्रोल पूरा वहीं से होता है, ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट। मगर अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये जो पूरा जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजीज उठी है एक के बाद एक, अब ये कुछ करते हैं इनको देख के मैं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे देख के कर रहे हैं, क्योंकि जब ये करते हैं तो मुझे डर लगता है कि ये हीरो ना बन जाए, और फिर जब मैं कुछ करता हूं तो उनको मुझे देख के लगता है कि मैं हीरो ना बन जाऊं। तो अब ये यहाँ पे हीरोइन कौन है? हीरोइन है उम्मा। उम्मा हीरोइन, अनहेल्दी कंपटीशन। हाँ, और यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ये सब जो है ना, ये सऊदी और ईरान, ये कतर, टर्की है, तो ये एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि सबको इसका हीरो बनना है। तो अब इस चक्कर में क्या है कि ये लोग स्टंट्स करते रहते हैं हर थोड़े दिन में। अब एज एन इंडियन मुस्लिम हमारा क्या रोल है इसका? कुछ नहीं है। वो एक कहावत है कि आजमगढ़ का लड़का बोलता था कि भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। तो हमें क्या लेना देना इस चीज से? अच्छा उमर, मैंने आपको भी देखा, यू वेरी न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल इज ऑल्सो आई थिंक नॉट द राइट वर्ड फॉर यू, यू वेरी, आई कैन से सेक्युलर इज द राइट वर्ड फॉर यू, क्योंकि आजकल ये वर्ड बड़ा फैशन में है। आप लाइक जैसे मैंने कहा, आप कल्चरली बहुत इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स द इंडियन कल्चर, यू सेड। तो जब ये लोग लड़ रहे हैं फॉर यू नो कि ईरान के पीछे मरे जा रहे हैं, खमैनी के पीछे यहाँ दंगा करे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव एंड व्हाट दे डूइंग इज राइट? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर स्टैंड होना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम भी है तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आप क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए, वो बात अपनी जगह ठीक है। बट वो विद इन द कंट्री हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे विद द गवर्नमेंट, अगर हमें किसी लीडर से कुछ प्रॉब्लम है। बट व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पावर, फॉरेन पॉलिसी, उसमें जैसे दाग भाई ने कहा कि पूरा सबका एक लाइन में आना जरूरी है। यू हैव टू ओनली थिंक अबाउट इंडिया फर्स्ट, कि हमारा इंडिया का फायदा किस चीज में है, तो वो देखना चाहिए। रही बात हमारी जो एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तार जुड़े हुए हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं इंडिया में, हम अपने मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इसकी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा अगला पड़ाव जो है वो फलस्तीन पे जाता है। ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं, मैंने माना हम ह्यूमन राइट वॉरियर हैं, तो मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ देश में जो भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला कदम आपको बांग्लादेश को आप कूद जाते हो, उसके ऊपर से पाकिस्तान आपको नजर नहीं आता, अफगानिस्तान नजर नहीं आता, सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है, पहला पड़ाव आपका फलस्तीन पे जाता है। वो मुझे लगता है कि वहां पे कुछ सोचने वाली बात है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इश्यूज आपके आसपास, अपने पड़ोस में आप देखो ना, अब इंडिया के बाद, इसका मतलब ये है कि आपका जो मुद्दा है वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, आपका जो मुद्दा है वो आपके जो एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, एक नेशनहुड आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, केओस करने का। तो आप चाहे वो ईरान हो, ना हमारा ईरान से कोई लेना देना है इंडियन मुस्लिम्स का, ना हमारा ईरान इंडियन मुस्लिम्स का, हमें सऊदी और टर्की है हमारे ब्लड में है। तो हमें उस बारे में बहुत ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। आइदर वे हमारा स्टैंड क्लियर है कि भाई इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए उस पर, चाहे वो इस साइड हो या उस साइड हो। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया तो बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है हमारी, फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट ऑफ नेहरूज टाइम्स टू टुडे मल्टी अलाइनमेंट ऑफ टुडेज गवर्नमेंट। इट्स वेरी रियल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, इसमें मैंने एक आर्टिकल में भी रिसेंटली लिखा था। तो उसमें आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी हमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। लिंक भेजना, मैं उसको नीचे डाल दूंगा YouTube पे। ठीक है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई थिंक। हमें बहुत ज्यादा रोने पीटने की जरूरत आई थिंक नहीं है इस पूरी वॉर में। हमें देखना है कि हमारा एज एन इंडियन क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आपको लगता है ये शिया सुन्नी वॉर, ये जो इतना ज्यादा मतलब जो ईरान अटैक कर रहा है, वो इसको एज अ शिया नेशन लेके ईगो लेके नहीं, सुपीरियरिटी दिखाने के लिए
मतलब आप देखो ना, सऊदी पे अटैक कर रहा है, यूएई पे अटैक, मिसाइल्स फेंक रहे हैं और सब हो रहे हैं, जा रही है। देखिए, शिया सुन्नी हमको लगता है ये शिया सुन्नी है, और इन लोगों ने एक टाइम पे बहुत ये नैरेटिव भी चलाया था शिया सुन्नी वाला। जब इनकी ईरान से नहीं बनती थी तो इनके इमाम और उलमा जो है मिंबरों पर ठहर के एंटी शिया बातें करते थे। जब इनका ईरान के साथ अलाइनमेंट बन गया, और जैसे अलाइनमेंट बन गया तो फिर जो है सब वो टेक्स्ट जो थे किताबों के अंदर जो एंटी शिया सेंटिमेंट्स थे वो फिर उन्होंने निकाल दिया। जो मेरा लास्ट पड़ाव रहा है सऊदी अरब में 1 साल, फिर उसके बाद मैं इधर आया, तो मेरे लास्ट पड़ाव में भी मुझे लोग क्लियर कट बोलते थे सऊदी के, भाई यहाँ पे इस प्रोक्सिमिटी में आप शिया सुन्नी बात ही नहीं करना, करोगे तो सीधा जो है आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट उन्होंने कर दिया था कि शिया सुन्नी वाली स्प्लिट पे ही नहीं बात करना है। तो मुझे क्या लगता है कि जब आपको एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इजराइल के साथ इनकी नहीं बनती है, तो अब इनके उलमा और खुतबा जो है ठहर कर बोलते हैं कि यहूदी मलऊन है, यहूदी लानती है, ऐसा है वैसा है। मैं लिख के देता हूँ आपको बॉन्ड पेपर पर, कल के दिन अगर सऊदी अरब का अलाइनमेंट इजराइल के साथ होना शुरू हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन जब शुरू हो जाता है, जब कहेंगे हाँ हाँ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी भी यहूदी थे, और वो अब्दुल्ला बिन मुबारक के पड़ोसी भी यहूदी थे, वो जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एडवाइजर भी यहूदी था। एक टाइम पे मैं यहूदियों के सिनेगॉग में गया तो मुझे कहने लगे कुरान के अंदर लिखा है यहूद नसारा से दोस्ती मत करो, वो आपस में दोस्त हैं। फिर मैंने कहा भाई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एडवाइजर भी यहूदी थे, तो बोलने लगे नहीं नहीं वो यहूदी में और ज़ायनिस्ट में फर्क होता है। वो पहले नहीं बताया, वो बाद में। तो मैंने कहा कुरान में कहाँ लिखा है ज़ायनिस्ट, कुरान में तो लिखा ही नहीं है, कुरान में तो सीधा यहूदी लिखा हुआ है। तो आप करो तो आपको बोलेंगे नहीं 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 हराम है, ये नहीं करना, ये सब जो है ना कुरान में मना किया गया है। फिर खुद करते हैं तो बोलते हैं वो हिकमत अमली है, वो स्ट्रेटेजी है, वो विजडम है, वो ये है वो है। तो मैं ये देखता हूँ, अभी जो आप बात बता रहे थे कुछ देर पहले, कि हमको देखना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। मैंने तो कई अरबियों को, इजिप्शियंस को खास तौर पे मैंने मुंह पे बोला है कि भाई साहब आप लोग जो है आज कहते हो कि भाई यहूदी लानती है, कल जब आपकी इनकी बिजनेस डील हो जाती हो तो बोलते हैं कि नहीं हम एक ही बाप की औलाद हैं। हजरत इब्राहिम की औलाद हैं, 2 माँ थी मगर बाप तो एक ही था हम लोगों का, हम एक ही बाप की संतान है। तो दिल में आया तो एक बाप की औलाद बन जाते हो, दिल में आया तो तुम जो है उसको लानती बना देते हो। तो मैं ये बोलता हूँ, मैंने उनको बोला भी ये बात कि भाई साहब तुम्हारी लड़ाई हम क्यों लड़े, तुम्हारे पट्टे हम क्यों पाले। तो आपको बुरा दिख रहा है। आप एक बार मैं आज तक चैनल पे भी था मैं, तो एक शिया आलिम थे जो मेरे ख्याल से लखनऊ आपके साइड के ही है वो, तो वो जो है ईरान पढ़ने के लिए गए हैं, तो वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो ईरान के स्पोक्स पर्सन है। वो कह रहे हैं कि नहीं गांधी की ये आइडियोलॉजी थी, नेहरू की ये आइडियोलॉजी थी, हम कभी ऐसे जेनोसाइडल रिजीम को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई साहब ईरान का इजराइल के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो तुम क्यों चाहते हो कि इंडिया जो है ईरान के अलाइनमेंट के साथ इंडिया क्यों चले भाई। हम पाकिस्तान थोड़ी एक दूसरों की लड़ाई लड़ने वाले। पाकिस्तान देखो, एक यहूदी से मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे बोला कि मैं कुछ भी पोस्ट डालता हूँ तो यहूदी पाकिस्तानी मुझे गाली देते हैं, और वो कहने लगा मैं ये सोचता हूँ कि ना पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, ना पाकिस्तान को हमने कुछ किया है, मगर ये हम ही क्यों गालियां देते हैं। तो पाकिस्तान का ऐसा है क्योंकि ये अरबों से इनको पैसा आता है, तुर्की इनको ट्रेनिंग देता है, तो अब तुर्की की लड़ाई ये लड़ेंगे, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त हमारा। भाई इंडिया ये नहीं है, इंडिया बिल्कुल अलग है। आपकी लड़ाई आपकी, हमारी हमारी। जयशंकर साहब ने बोला था कि भाई ये जो बच्चे की तरह आप लोग करते हो, यूरोप का प्रॉब्लम सबका प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, आपका मसला आपका मसला है। तो अब ये आप इस पूरे सिनेरियो को अगर आप पूरा कंपेयर करके देखेंगे तो ये कोई शिया सुन्नी की लड़ाई है ही नहीं, ये पूरे स्ट्रेटेजिकल गेम्स है। कल तक जो है आप पावर गेम्स है, पावर एंड मनी। आप कल तक जो है सऊदी और यूएई का बड़ा अच्छा चल रहा था, और सूडान को लेके इनके बीच में राइवलरी आ गई, सोमालिया और सोमालीलैंड को लेके मसला हो गया, इजराइल के रिकॉग्निशन को लेके इनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, और इनको क्या है सूडान के गोल्ड माइंस को कंट्रोल करना है, उधर जो है आपके इथोपिया और इरिथ्रिया को अपनी अपनी साइड कर लिए, को एक किसी ने इथोपिया को अपनी साइड कर लिया, किसी ने इरिथ्रिया को अपनी साइड कर लिया। तो इन सब में जो है आप देखोगे डीप में जाके तो दिखेगा कि आपको ये मैरीटाइम कंट्रोल एक, दूसरा गोल्ड, तीसरा ऑयल, चौथा ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ये पूरा खेल चल रहा होता है ग्राउंड पे। ये बेवकूफ बेचारा जो है हमारा क्या बोले, ये गली कुचे में बैठकर, चाय टपरी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए, या फिर हमारे बूमर अंकल्स जो है दीवान खाने में बैठकर जो है केक खाते हुए चाय पीते हुए जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई उम्मत में ऐसा हो रहा है, ये करना है।
एक मेरे दोस्त ने बड़ी जबरदस्त बात बताई पायल जी, मैं आपको बताता हूँ, और व्यूअर्स भी काफी एंजॉय करेंगे ये इंसिडेंट को सुनकर। मेरे दोस्त ने बोला कि वो अपने चाचा के साथ बैठे थे, तो उनके चाचा ने बोला कि मैंने अपने पोते का नाम रखा है कुछ एक अजीब सा नाम, टर्किश नाम उन्होंने बोला, ये नाम मैंने रखा है और यहाँ जितने बैठे हैं किसी को नहीं पता। तो मेरे दोस्त ने पूछा, मैं जानता हूँ ये नाम जो आप बोल रहे हो, ये जो है बहुत पुराना और लड़ाकू और बहुत बड़ा इन्वेडर था ये, तो आप रखने का मकसद क्या है आपका? तो उन्होंने बोला कि मेरा रखने का मकसद ये है, मुसलमानों के अंदर जज्बा है। तो उन्होंने बोला आ गया जज्बा, फुल आ गया, भर गया जज्बा मेरे अंदर, अब करना क्या है नेक्स्ट बताओ? नहीं नहीं, जज्बा आना जरूरी, अरे आ गया भाई, जितना जज्बा आना था आ गया, अब आगे क्या करना है? तो अब आपको आगे क्या करना है मालूम ही नहीं है, आप उसको चैनलाइज कहाँ करना है मालूम नहीं है, अब मोरों पे जज्बा आ जाए, अब ये हो जाए। तो मुझे क्या लगता है कि ये जज्बे में पब्लिक को लाकर इमोशनली चार्ज करके, तो नीचे लेवल के जो लोग हैं ये हमेशा से धर्म और रिलीजन और इस्लाम और ये एंगल से सोच रहे हैं, ऊपर जो लोग बैठते हैं वो इतना सब कुछ नहीं देखते, उनको चाहिए कि वो समंदर को कहाँ से कंट्रोल करें। बाबल मंदब यमन का अगर हमारे कंट्रोल में आता है तो फिर यूएई का जबल अली गिर जाएगा, जबल अली पे बिजनेस नहीं आएगा। तो फिर यूएई बोलेगा कि अरे भैया जबल अली पे अगर बिजनेस नहीं आएगा तो फिर कैसे, फिर मुझे तो ये भी कंट्रोल, फिर बाबल मंदब को कंट्रोल मुझे करना जरूरी है। ये सब ये यहाँ ये खिलाड़ी जो है ये बड़े एंगल पे खेल रहे थे, और ये हमारी चाय टपरी पर बैठकर जो है ये उम्मत और ये ईरान, ये इमाम खामन है, ये और फला फला जो है बोल रहे होते लोग। अच्छा उमर, यू बीन टू दुबई एंड तो एक दो लाइन में मैं पूछूं आपका क्या इंप्रेशन है अबाउट दुबई? इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दुबई टू समवन, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? मुझे लगता है इट्स अ वेरी स्मार्टली मेड प्लेस बाय देयर लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है वो 10% है, बाकी 90% एक्सपैट्स हैं। उन्होंने क्या किया, दीज आर अ फ्यू फैमिलीज जो दुबई को एक कॉर्पोरेट की तरह रन करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमें दुनिया भर से टैलेंट चाहिए। आप दुबई में जाओगे तो आपको कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रोडक्टिव नहीं है। वो अगर आप दुबई में हो, कोई आपको मिल रहा है, तो दैट मीन्स ही इज मेकिंग गुड मनी या ही इज डूइंग समथिंग गुड। व्हाई? क्योंकि इट्स लाइक एंटरिंग इनटू अ कॉर्पोरेट। उनके कुछ रूल्स हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है। अगर आप इन रूल्स के अंडर हो तो आप अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छे आप मजे करोगे। रूल्स के बाहर आपने एक भी कदम बढ़ाया तो यू आर आउट ऑफ द, इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट। तो मुझे लगता है कि इफ समवन इज वांटिंग टू हैव लीड अ गुड लाइफ, हैव गुड मनी, हैव वर्क इन सम नाइस कंपनीज, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड, नाइसली मेड। और तो आई लाइक द प्लेस, आई लाइक यूएई अ लॉट, एंड आई थिंक जिस तरह से उसको रन किया जा रहा है, आई थिंक it's like a corporate, like I said. And it's a very popular country. Like Very people are very popular. happy there, and overall also in the world when people talk about Dubai, they have a lot of that respect for Dubai. Yes, standard of living बहुत high है। अभी के अगर आप इंसिडेंट्स को हटा दो आफ्टर द ईरान वॉर, उसके अलावा विमेन सेफ्टी, ओवरऑल सेफ्टी, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब रात को आप 2 बजे कोई भी जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसके कुछ आप अपना वॉलेट, जो हम कहानी सुनते थे कि भाई वॉलेट रख दो रोड पे तो कोई उठाता नहीं है, वो सब सच है, वो नहीं उठाता है क्योंकि वहां पे रेसिस्ट भी नहीं है, और रेसिस्ट भी नहीं है। तो उस तरह से पुलिस कम्युनल भी नहीं है, कम्युनल भी नहीं है पुलिस। और सबसे बड़ी बात है कि नॉट ओनली टुडे, लोगों को अभी लग रहा है कि अबू धाबी में एक टेम्पल बना है, बट उसके अलावा भी वहां की जो रूलिंग फैमिली है, दे नो द वैल्यू ऑफ देयर एक्सपर्ट्स। तो वो उनको हमेशा से उन्होंने ऐसा माहौल दिया है कि यू आर फ्री टू वर्शिप, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू लीड अ लाइफ दैट यू वांट टू। तो उस मामले में वो यूएई हमेशा से ओपन रहा है, नॉट टुडे। अभी वो भी पेस का मंदिर है, टेम्पल है, दैट इज गुड, बट उससे पहले 90s से ही वो लोग उस तरह के हैं। एंड दे डोंट इवन लेट, लाइक सपोज मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश, हाउ दे हेट हिंदूज, लाइक अब ये मेरे को हमेशा सब बोलते हो तुम ये क्यों बोलती रहती हो, पर तकरीबन 90% 95% दे हैव दैट हेट्रेड फॉर। तो ये जो है, अगर वो कभी इतनी हिम्मत करते हैं कि उसको अटैक करें या कुछ करें, नहीं। पाकिस्तानीज और बांग्लादेशी इन यूएई, नो, क्योंकि उन यूएई के अंदर सबसे पहले तो पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज के ऊपर पहले ही एक सवालिया निशान रहता है उनके ऊपर, क्योंकि उन लोन डिफॉल्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर उसे लेके गायब हो जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं लोन डिफॉल्ट करके। तो उनको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है पाकिस्तानीज को। तो यूएई के अंदर पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज डोंट हैव अ वेरी गुड इमेज, स्पेशली पाकिस्तानी। इंडियंस ऑन द अदर हैंड आर ऑल ऑन गुड पोजीशंस, आईटी कंपनीज में दे आर ऑन गुड पोजीशंस। तो आई डोंट थिंक वहां पे कोई भी किसी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, पहली बात तो, क्योंकि इट इज वेरी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड।
एवरीथिंग। वहाँ CID ऑफिसर्स जो है वो नॉर्मल क्लोथ्स में आएंगे। वहां पे यहाँ तक भी सख्ती है कि अगर कोई बाहर से आदमी आया है तो बिना लाइसेंस के ही कैन नॉट इवन परफॉर्म ऑन अ स्टेज। जैसे मैं कुछ म्यूजिक परफॉर्मेंसेस भी देता हूँ तो आई नीड टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस। They come to know that also. यस, और अगर आपने बिना लाइसेंस के किसी क्लब में कुछ परफॉर्म भी किया है, वहां के CID को पता चल जाता है और उस रेस्टोरेंट वाले का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। सो दे आर दैट। तो आप अगर सोच रहे हो कि इतनी छोटी सी चीज, जब वो गिटार कौन बजा रहा है स्टेज पे, उसको जब मॉनिटर कर रहे हैं, तो किसी इंडियन के खिलाफ कुछ होगा और उन्हें पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दे आर वेरी सेफ। Yeah, like I always say for Dubai, like, you know, it's a place where, you know, it's a place of opportunities. It is a place of confidence. It rewards talent. It rewards talent. And, you know, एक मनी का भी हब है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। तो अब ये जो UAE पे अटैक हो रहा है, मतलब ये वॉर हो रही है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में, तो ये मैं बात नहीं करना चाह रही अभी सऊदी पे क्यों अटैक कर रहे हैं, तो बहरीन पे क्यों कर रहे हैं, तो कतर पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का था कि दुबई के ऊपर। तो आप मुझे एक बात बताइए, UAE पे ही क्यों अटैक हो रहा है? व्हाई UAE? मतलब इतना ज्यादा मुझे भी जानना है, मुझे भी एक्चुअली नहीं पता है। आई वांट टू नो। 1000 कितने 1200 के करीब इन्होंने लगाया। देखिए UAE का आप मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे ना, जो राइवलरीज है वेस्ट एशिया में, तो एक तरफ आपको सऊदी नजर आएगा, एक तरफ टर्की, एक तरफ आप देखेंगे ईरान। ये ट्रायंगल में ही ज्यादा चलता रहता है, क्योंकि टर्की नेटो का पार्ट है, सऊदी इस्लामिक पावर हब है, और तीसरा जो है ईरान है, क्योंकि वो भी इतना बड़ा एम्पायर है, मतलब इतना बड़ा कंट्री है, और फिर शिया इस्लाम को लेकर इनका रहता है हमेशा से। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये तीनों के बीच में ही हमेशा से चलता आया है। मगर बहुत कम लोगों ने इस चीज को गौर किया कि UAE और ईरान का असल प्रॉब्लम चल रहा था। क्यों चल रहा था? यमन के अंदर 3 डिवीजन है। एक डिवीजन आता है नॉर्थ का, जिसको हूती कंट्रोल करते हैं, और हूती को कौन बैक करता है? अब एग्जाम्पल ये हूती है, ये नॉर्थ में आते हैं। हूती को कौन कंट्रोल करता है? बैकिंग ईरान करता है। एंड हूतीस आर दी, मैं कहूंगा कि ये लोग जो है शिया है, ज़ैदी शिया। हूतीस को यमन ने कंट्रोल करता? नहीं, ये हूती फैक्शन है, रेबल फैक्शन है ये। सेंट्रल आता है तो सेंट्रल में आता है आपका गवर्नमेंट, यमनी गवर्नमेंट, जिसको सऊदी बैकिंग करती है। फिर साउथ में आता है आपका STC, सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, इसको जो है UAE बैकिंग करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये और ये दोनों सुन्नी फैक्शंस हैं, ये शिया फैक्शन है। इनको ईरान करता है, इनको सऊदी करता है, और इनको जो है UAE बैकिंग करता है। क्यों करता है? ईरान अगर इनको जब बैकिंग करता है तो अगर ये पूरा का पूरा यमन कैप्चर कर लेंगे हूतीस, तो होगा क्या? पहली चीज तो ये होगी कि मैस स्केल पे कन्वर्जन होगा, और ईरान तो है ही एक शिया कंट्री, और यमन भी पूरा एक शिया कंट्री बन जाएगा, एक चीज। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का जो यमन का सुकत्रा आइलैंड एक है, संस्कृत में भी कहा जाता है दीप सुकत्रा ऐसे करके, वो और बड़ा अजीब आइलैंड है वो। कभी मैं व्यूअर्स को भी कहूंगा कि गूगल करके देखिए, इस आइलैंड के जो पेड़ भी है ना, पेड़ परिंदे भी बड़े अजीब हैं। अच्छा। जो आपको आमतौर पे नजर नहीं आएंगे, उनके पेड़ का शक्ल और उसका पेड़ का डिजाइन भी अलग होता है वो आइलैंड का। जाना अलाउड है वहाँ पे? हाँ, जाते हैं लोग। तो वो आइलैंड बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो, मैरीटाइम कंट्रोल के लिए। तो उसको जो है बेसिकली इंडिया भी इंटरेस्टेड है उसके अंदर, सुकत्रा आइलैंड में। तो अब इसमें क्या है कि अगर ये पूरा कैप्चर कर लेते हैं तो बाबल मंदब जो है ना, इनका यमन का जो पोर्ट है, ये पोर्ट जो अब यमन को कैप्चर करेगा उनके कंट्रोल में आ गया। अब एग्जाम्पल, अगर हूतियों ने कैप्चर कर लिया तो ये बाबल मंदब पोर्ट जो है, इसका डायरेक्ट कंट्रोल और एक्सेस मिल जाएगा ईरान को, जो सऊदी और यमन UAE नहीं चाहते। अब UAE क्या करता है यहाँ पे? STC, सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को बैक कर रहा है। वो इसलिए बैक कर रहा है ताकि जो है वो इसको कैप्चर करे। क्यों कैप्चर करे? क्योंकि अगर ये चालू हो जाएगा या फिर ये फुल फंक्शन में आ जाएगा बाबल मंदब, तो बिल्कुल बगल में जो है UAE का जबल अली है, जो बहुत बड़ा डॉकिंग स्टेशन है। वहां पे बड़े बड़े कंटेनर्स उतरते हैं, गाड़ियां, इनफैक्ट जो है UN के बड़े बड़े टैंकर्स वहां से गुजरते हैं। हाँ, बहुत बड़ा पोर्ट है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस हब है जबल अली। ये इनके कंट्रोल में आ गया तो इनको नुकसान है, इनको नुकसान है। सऊदी इसलिए कंट्रोल कर रहा है क्योंकि बॉर्डर जो है इसका सऊदी का यहाँ पे, और नजरान नीचे लगता है। और अगर ओरिजिनली देखा जाए तो नजरान वगैरह पूरे पहले यमन का पार्ट थे, बाद में सऊदी ने उसको अपने रीजन में ले लिया है। तो ये चाहते हैं कि जो है ये वापस जो है वो उसको खींच ले, सेपरेटिस्ट की तरह जो है ना, ये चाहते हैं कि वापस जो है ना ये यमन के अंदर खींचे। तो सऊदी का भी इसके अंदर स्टेक है। तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स एक साथ इन्वॉल्व है। तो फिर ईरान UAE पे इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा अटैक UAE पे कर रहा है। UAE पे इसलिए कर रहा है कि ईरान को लेकर UAE के अंदर जो सख्ती है, या फिर आप ऐसा समझिए कि थोड़ा सा भी अगर आप जो है ना ईरान को आप सपोर्ट करोगे UAE के अंदर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि गिटार बजाने वाले को भी जो है ना वो ट्रेस कर लेते हैं, तो ईरान को लेके
सऊदी में इतनी सख्ती नहीं है जितना यूएई के अंदर है। यूएई टॉलरेट नहीं करता जरा सा भी। नहीं, इरानियंस है, इरानियन इनके सेंटर्स भी है वहाँ पे, इरानियन कन्वेंशन सेंटर्स भी आपको यूएई के अंदर मिलेंगे। आई थिंक प्रो रेजिम कोई नहीं मिल सकता। प्रो रेजिम ऐसा नहीं कि कोई खामेनी। इनका मकसद क्या है बेसिकली, जो ईरानियन रेजिम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इन लोगों ने कहा कि वी विल एक्सपोर्ट द रेवोल्यूशन, जो 1979 में हुआ था। फिर रेवोल्यूशन होते ही इन लोगों ने जो तकरीबन 30-40 हजार लोगों को इन्होंने एक्सिक्यूट किया था। तो ये हमेशा से दावा करते हैं कि हम ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें इनका सबसे पहला टारगेट था यूएई, फिर बहरीन तो बेचारा छोटा है एकदम, वो उसकी भी काफी पिटाई कर रही है, बहुत पिटाई करा। तो बहरीन बहुत छोटा है, बहरीन में 5th नेवल बेस है, वहां पे 5th नेवल बेस है बहरीन में, और कतर के अंदर जो है यूएस बेस है, और सऊदी के अंदर तो खैर अमेरिकन इंटरेस्ट भी है। और फिर मेन अगर आप देखेंगे तो जो पावर हब है, जो इकोनॉमिकल हब है इनका, वो है यूएई। ये सारे कंट्रीज के अंदर, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इनके फॉरेन इंटरेस्ट गिरा देना या फिर इन्वेस्टमेंट्स को डिरेल कर देना, ये सब जो है ये यूएई के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये पूरे चक्कर में सऊदी ने भी बोला कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर ईरान के मिनिस्टर ने आके बोला सॉरी। पर अभी आई थिंक यूएई ने भी अब अटैक किया ना फर्स्ट टाइम ईरान पे, आज किया है, और तकरीबन इन्होंने इतने मिसाइल्स को रोका है बहुत। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये यूएई को टारगेट करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि यूएई और इजराइल, ये यूएई जो है ना I2U2 का भी पार्ट है, और I2U2 का पार्ट है, और इजराइल के साथ इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है यूएई का। और इमरातीज को भी आप देखिए, ये बहुत ही सज्जन लोग बोल सकते हैं आप इनको, हाँ, जो बहुत कम मतलब रेसिज्म इनके अंदर नहीं होता, समझदार लोग होते हैं, इंडियंस की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। एक इंडियन जो है रिसेंटली वो मिसाइल अटैक में हॉस्पिटलाइज हो गया, तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वो खुद पर्सनली जाके जो है उन्होंने उसको मतलब मिल के आए, उससे मुलाकात मोदी जी से तो बहुत जबरदस्त उनके रिलेशंस हैं। आप देखिए ना, आपको आपके बच्चे को अमेरिका में पढ़ाना है, जरूरत नहीं है यूएई में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से 3 घंटे दूर है यहाँ से, बस यहाँ बैठिए यूएई में उतरिए 3 घंटे, इतना बिजनेस, इतना पैसा, इतने रेमिटेंसेस यूएई से होते हैं। तो अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट, और फिर ऊपर से ये पाकिस्तान और सऊदी की जो डील हुई थी, उसके बाद जो है हर 2 दिन में चल रहा है, आए मोदी जी तो गए, मोदी जी तो गए। अब वो पाकिस्तान जो है, अगर कुछ होगा तो फिर सऊदी भी आ जाएगा पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब इन लोगों ने बोला यार तुम ऐसा करोगे, अब हम देखो हम क्या करते हैं। जब ये हर 2 दिन में जो है ना ये चल रहा था कि अब सऊदी और पाकिस्तान का रिलेशन बन गया है, अगर आप पाकिस्तान को कुछ भी करोगे तो सऊदी भी आ जाएगा उसकी साइड से, अब इंडिया का मजा आएगा, मोदी जी तो गए। अच्छा, इंडिया के अंदर भी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, अरे वो तो बाहर के छोड़िए, खुद इंडिया के अंदर जो मीर जाफर, मीर सादिक और जयचंद अंदर जो बैठे हुए हैं, ये लोग खुद जो है हंसी मजाक कर रहे थे। तो उस टाइम पर जो है इन्होंने भी देखा, अच्छा हाँ भाई हमारे पास ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये क्या पानी भर के थोड़ी आए हैं या फिर इधर से उधर बकेट उठा के आए हैं, भाई इनका दिमाग है। तो इन लोगों ने भी बोला अच्छा ऐसा है, फिर हम भी हमारा रीअलाइनमेंट करेंगे पूरा। टर्की जब आंख दिखा रहा था तो गए सीधे साइप्रस, उधर ग्रीस के साथ उन्होंने रिलेशन बनाया क्योंकि उनका मसला इनके साथ है। फिर इधर आइए आप, जो सऊदी और पाकिस्तान दोनों मिलके जो है बोल रहे थे, तो बोले ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, हम भी हमारा इंटरेस्ट देखेंगे। इधर इजराइल और यूएई के साथ जो है रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिए, तो इंडिया भी अपना देखेगा ना। अब जब इजराइल के साथ रिलेशनशिप बनाए तो कहते हैं ये क्या है, आप जेनोसाइडल रेजिम के साथ रिलेशनशिप बनाए, करना क्या? आप कह रहे इनके साथ रिलेशन बनाओ तो गलत, इनके साथ बनाओ तो गलत, इनके साथ बनाओ तो गलत। ये एक कबाल है जो हमारे, ये बताएंगे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। ये हमारे फॉरेन आईएफएस ऑफिसर्स नहीं बताएंगे। हाँ, आईएफएस ऑफिसर्स नहीं बताएंगे, हमारे एमईए वाले नहीं बताएंगे, ये लूटियन जोन्स में बैठे हुए, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। हाँ, ये लूटियन जोन्स में बैठे हुए, और जो है ये खान मार्केट में बैठकर जो है ये खान मार्केट बदनाम मत करो, मोदी जी कहने खान मार्केट ठीक हो गया है। अच्छा ठीक हो गया है, ओके मैं जाता हूँ, मैं सॉरी, मैं हैदराबाद से हूँ ना, तो माफी मांगता हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ, तो मुझे खान मार्केट के बारे में अलग इंप्रेशन था, अभी मैं जरूर जाऊंगा। नहीं, हमारी नेक्स्ट इफ्तारी खान मार्केट। अच्छा, नेक्स्ट इफ्तारी खान मार्केट, चलिए तो इसी बहाने नेक्स्ट इफ्तारी भी हमारी फाइनल हो गई। तो ये और क्या है, वो जो हमारे कॉर्पोरेट में जो रहते हैं, चल यार थोड़ा नीचे जाके सुट्टा मार के आते हैं, वो वाले लोग नीचे जाएंगे, छोटी सी चाय टपरी पे से 2 बिस्कुट लेंगे, एक चाय का लेके जो है, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में चाय पीते हुए, नो आई थिंक मोदी मोदीज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अबे नो यू नो। अरे यार तुम्हारा ईएमआई कैसे भरे जाएगा, पहले तुम उस पर फोकस करो। तुम्हारा जॉब का चल रहा है यार, तुम पहले उस पर फोकस करो। तुम्हारे बॉस ने जो तुमको बोला है कि प्रेजेंटेशन बनाओ, भाई जाओ पहले ये जल्दी सुट्टा
लौटा खत्म करो, ऑफिस में जाओ वापस, अपना जो काम है पहले उस पर फोकस करो। तुम वहां ठहर के बोलोगे फॉरेन पॉलिसी कैसी चलानी चाहिए। और इस बार तो मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी रही ना, 2029 में नहीं आएगा मोदी। ये भी ये सब डिसाइडेड है इनका। हाँ, मोदी को नहीं पता, अमित शाह जी को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता, इनको पता है। तो चलिए, आज की हमारी जो बातचीत थी वो बेसिकली यूएई पे थी, और मुझे ये इसलिए मैंने यूएई पे करी बिकॉज मेरे को लगता है हमारे बहुत सारे वहाँ पे इंडियंस हैं और इंडियंस वहाँ बहुत खुश हैं, और ये दुबई का और ये मतलब यूएई और दुबई का जो नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर इनके पानी डाला जाए, इनके जो मंसूबे, क्या बोलते हैं, मंसूबे मकसद के ऊपर, हाँ मकसद, और वैसे क्या वर्ड है, मंसूबे पे हमने पानी डाल दिया। थैंक यू सो मच सहाक। मंसूबे को हमने जाया किया। हाँ, मंसूबे को हमने जाया किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू।